अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर मलिक असद शहजाद और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं फेनोमेना सपोर्ट एंड मूवमेंट होता क्या है। देखिए, सपोर्ट का मतलब तो सहारा के होते हैं और मूवमेंट का मतलब हरकत के होते हैं। तो अगर कोई बॉडी सपोर्ट या मूवमेंट उसको चाहिए तो क्यों चाहिए, इस पर थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। सपोर्ट देखिए किस लिए चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्टैंड सीधा खड़ा हूँ तो मुझे स्केलेटल फ्रेमवर्क का सपोर्ट मिला हुआ है, और अगर मुझे मूवमेंट करनी है तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी कि मैं यहाँ से अगर उस तरफ मूव करके जा रहा हूँ तो मुझे किसी चीज़ की नीड है या तो मुझे किसी तरह के स्ट्रेस का सामना है। तो ये दो वजूहात होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर के। एक तो पहली वजह कि उसको स्टैंड सीधा खड़े होने में मूवमेंट करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए, लोकोमोट करने के लिए, और मूवमेंट की वजह कोई ना कोई स्ट्रेस या कोई ना कोई वजह बनती है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो इरिटेबिलिटी का फेनोमेना बताया गया है, इसका अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो चिड़चिड़ापन या फिर कोई तनाव। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो सेल के प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रेस डेवलप करती है या चेंज को लेकर आती है तो वो क्या किस चीज़ को काउज करवाएंगे, देन वो मूवमेंट को काउज करवा रहे होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म उस स्ट्रेस या उस इरिटेबिलिटी के फेनोमेना से निकलने के लिए मूवमेंट के प्रोसेस में चले जाते हैं। अब जो हमारा पहला टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, सपोर्ट इन प्लांट है कि प्लांट को सपोर्ट किस तरह से मिल रही होती है, उस प्लांट को सपोर्ट के क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। ये एक रफ सी डायग्राम है एक प्लांट के स्टेम की कि देखा जाए इसमें कितने लेयर्स होते हैं और किस तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस की होती है। एपिडर्मिस लेयर के बाद कॉर्टेक्स की लेयर पाई जाती है, देन स्टेले। और स्टेले प्लांट का, इस प्लांट स्टेम का वो मिड रीजन होता है जहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स वगैरह और अदर इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ सेल्स मौजूद होते हैं जो प्लांट के अंदर कंडक्टिविटी या फिर वहाँ पर मूवमेंट और सपोर्ट का फेनोमेना टेक प्लेस कर रहे होते हैं। अब प्लांट की जो एपिडर्मिस है या प्लांट का कॉर्टेक्स है उसमें किस तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनका क्या रोल है, वो कौन से टिश्यूज़ हैं जो मूवमेंट करवा रहे हैं और वो कौन से टिश्यू है जो प्लांट के अंदर सपोर्ट के फेनोमेना को पूरा कर रहे होते हैं। तो प्लांट में यूजुअली 3 तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेरेन्काइमा टिश्यूज़ पाए जाते हैं। हम कंपैरेटिवली एक एक करके इनको स्टडी कर लेते हैं कि इनके रोल क्या है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनका क्या काम हो सकता है। तो सबसे पहले पेरेन्काइमा टिश्यू है, ये सिंपल होते हैं, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू के एग्जांपल में आते हैं। और उसके अलावा इनकी लोकेशन क्या है, प्लांट के कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। और सारे के सारे लोअर प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि प्रॉपर तौर पे बॉडी जिनकी 1 मीटर या 2.5 मीटर से अब नहीं होती है, जिस तरह सारे के सारे ब्रायोफाइट्स है, उनकी बॉडी पेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अच्छा, इनके जो सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा टिश्यू है एज वी नो डेट कि अगर ये टिश्यू है तो किसी न किसी सेल से मिलकर बना होगा और दैट्स अ पेरेन्काइमा टिश्यू। तो ये पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बनता है। इस सेल की आउटर मोस्ट जो वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है, और थिन वॉल होने की वजह से इनके अंदर एक और फेनोमेना डेवलप होता है टर्जिडिटी का, जो आगे बताने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट, अगर एक सेल अरेंज होता है तो दूसरे सेल एक सेल के बाद दूसरा सेल मिलेगा, और इसी तरह सेल्स के मिलने से टिश्यू की जो फॉर्मेशन होती है पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर फेनोमेना ये डेवलप होता है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जाती है कि एक सेल जब अरेंज होगा तो दूसरा सेल जब साथ में उसके आके बाइंड या अटैच होगा तो दरमियान में कुछ स्पेसेस से रह जाती है। तो इनके जो टिश्यू होती है उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जा रही होती हैं। और इसके अलावा इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि एज वी नो डेट क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस जो फूड प्रिपरेशन का मेथड है उसको फॉलो करवा रहे होते हैं। अब जो टर्जिडिटी का फेनोमेना है, एज वी नो डेट कि अगर किसी प्लांट सेल के अंदर या किसी भी नॉर्मल सेल के अंदर वाटर अगर आए जा रहा है, हम तो जानते हैं चैप्टर 1 के अंदर के आइसोटोनिक कंडीशंस होती हैं कि सेल के अंदर वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सॉल्ट तो कम है कि वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक फेनोमेना ही समझ में आता है कि वो बर्स्ट हो जाएगा। जैसे एक बलून ले लें आप और बलून में वाटर को फिल करते रहें, एक वक्त आएगा कि बलून की वॉल रप्चर हो जाएगी और बर्स्ट कर जाएगा। इसी तरह से किसी भी सेल की वॉल होती है कि अगर उसमें जिस तरह प्लांट, अगर एनिमल्स की बात की जाए, एनिमल सेल की जिसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है तो वो इट मे बी बर्स्ट, लेकिन प्लांट में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से वो वॉल बर्स्ट नहीं होती, बल्कि उनमें इंटरनली वाटर जो फिल्डअप हो गया वो बाहर प्रेशर एक्सर्ट करता निकलने के लिए। इस प्रेशर क्या कहते हैं, टर्जर प्रेशर कहते हैं, और उस फेनोमेना को टर्जिडिटी कहते हैं। और प्लांट के अंदर ये फेनोमेना कौन डेवलप करवा रहे होते हैं, पेरेन्काइमस टिश्यूज़ करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू कोलेन्काइमा, ये भी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू है। इनकी शेप कैसे, एलोंगेटेड होती है।
वो सर्कुलर स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं और जो कोलेनकाइमा के टिश्यू हैं इनकी शेप एलोंगेटेड होती है, इनकी वॉल थिक होती है और इसके अलावा ये सपोर्टिंग प्लांट का फेनोमेना टेक प्लेस करवाते हैं। प्लांट के जो बेसिकली सपोर्ट का फेनोमेना है, एक प्लांट जो इरेक्ट सीधा खड़ा हुआ है, किस तरह खड़ा हुआ है, उसके अंदर दो तरह के सपोर्टिव टिश्यूज़ है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट हमारा टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा। ये भी सपोर्टिव टिश्यू है लेकिन इन दो के मुकाबले में ये डेड होता है। जो पेरेन्काइमा है या कोलेनकाइमा ये दोनों लिविंग होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा कैसा होते हैं, डेड होते हैं, थिक होते हैं और इसके डेड डिपोजिशन होने की वजह से ना सेल का जो ल्यूमेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेनिश्ड या फिर गायब हो जाता है। ये मज़ीद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। स्क्लेराइड्स होते हैं, ये अनब्रांच भी हो सकते हैं या ब्रांच फॉर्म में पाए जाएंगे। और ट्रेकेट्स होते हैं जो एलोंगेटेड ट्यूब्स लाइक सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। और लास्ट में वेजल्स होते हैं, वेजल्स एंड टू एंड आपस में जॉइंट हुए तो प्लांट के अंदर कंडक्टिविटी के फेनोमेना को टेक प्लेस करवा रहे होते हैं। ये तो था ओवरऑल प्लांट के अंदर सपोर्ट्स का फेनोमेना के किस तरह से कौन से टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं और सपोर्ट का प्रोसेस करवा रहे होते हैं। अब प्लांट में अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है, ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो किस तरह से होती है, क्या प्रोसेस होते हैं और इससे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब प्लांट के अंदर सेकेंडरी टिश्यू और उसका सिग्निफिकेंस है तो अकर इन वेस्कुलर प्लांट एज वी नो डेट के वेस्कुलर प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोम पाए जाते हैं। जाइलम का काम वाटर को आगे कंडक्ट करवाना है, फ्लोम का काम फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। अब जो ये इसकी फैमिली बेसिकली बनती है वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं और सारे के सारे जो है इनके अंदर जो एक्टिविटी पाई जाती है वो 2 स्टेप में या 2 फेनोमेना के थ्रू कंप्लीट होती है। एक वेस्कुलर कैम्बियम कहलाती है, दूसरी कॉर्क कैम्बियम कहला रही होती है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ कब होगी, जब प्राइमरी ग्रोथ पहले से हो चुकी होगी। या यूँ कह लें कि प्राइमरी सेल पहले से मौजूद थे, वो डिवाइड होकर नए सेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेकेंडरी सेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये फेनोमेना ओवरऑल क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ का फेनोमेना कहलाएगा। अब जो पहले से मौजूद सेल है, अब हम जानते हैं कि प्लांट को अगर डिवाइड किया जाए ना बाय फंक्शन के कितने तरह के सेल पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं वेस्कुलर सेल्स अलग हो गए और सपोर्टिव सेल सारे के सारे फंक्शन वाले सेल अलग हो गए। जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की टिश्यू की एग्जाम्पल आ रही होती है। दूसरे जो सेल की बात वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोम, जिनका काम ही क्या होता है वाटर और फूड को आगे कंडक्ट करवाना। अब सबसे पहले वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोम के प्राइमरी होंगे, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोम, ये डिवाइड होंगे और आगे चल के सेकेंडरी जाइलम और फ्लोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो कॉर्क कैम्बियम का फेनोमेना है इसके अंदर क्या होगा, जो प्लांट के अदर टिश्यूज़ हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इन द फॉर्म ऑफ एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स डिवाइड होकर नए सेल की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। देखते हैं इसको किस तरह। तो सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट अपीयर बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोम कॉल्ड फ्यूसिफॉर्म इनिशियल। कि सबसे पहले ये फेनोमेना कहाँ पर डेवलप होना शुरू होता है कि जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोम है, ये ऐसे ऐसे डिवाइड होना शुरू होती है। या फिर यूँ कह लें कि डिवीजन का फेनोमेना यहाँ पे इनिशिएट होना शुरू होता है और एक लेयर सी फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो मेडुलर रे होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की या फॉर्म, वो क्या बनाते हैं, इंटरफेसिकुलर बंडल्स बनाते हैं। 2 तरह के बंडल बन गए। पहले कौन से, पहले जाइलम और फ्लोम के उनकी डिवीजन स्टार्ट हुई, उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बना दिया फ्यूसिफॉर्म इनिशियल। और जो मेरिस्टेमेटिक रे थी या मेडुलरी रे थी उन्होंने फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स बना दिया। अब ये दोनों लेयर्स मिल जाएंगे आपस में। अब जब ये 2 लेयर आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, वेस्कुलर कैम्बियम बना देंगे। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन हो तो गई। अब इसमें से जाइलम वाले कौन से और फ्लोम वाले कौन से, तो जो इनसाइड कट होंगे वेस्कुलर कैम्बियम, जो इनसाइड कट होकर नए सेल की फॉर्मेशन कर रहे होंगे वो जाइलम बनाएंगे और जो बाहर के साइड में कट हो रहे हैं वो क्या बना देंगे, फ्लोम बना देंगे। और ये फ्लोम कौन से होंगे, एज वी नो डेट, क्योंकि प्राइमरी फ्लोम जो है वो डिवाइड हो रहे हैं तो आगे चल के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोम की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो ये तो था वेस्कुलर कैम्बियम कि किस तरह सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर एक वेस्कुलर बंडल्स डिवाइड होता है या ब्रेक होकर नया वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉर्क कैम्बियम। अब जो हाइपोडर्मल सेल है, एपिडर्मिस उसके बाद डर्मिस, हाइपोडर्मल सेल है, ये रिगेन करता है पावर ऑफ डिवीजन को। अब सेल कंटिन्यूसली डिवाइड तो नहीं हो रहा, एक खास पीरियड होता है, टाइम फ्रेम होता है जिसमें सारे के सारे सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। तो जो हाइपोडर्मल सेल है ना, अब इसको पावर ऑफ डिवीजन रिगेन होती है या मिलती है तो ये एक तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की रिंग बना लेते हैं।
अब ये रिंग दो तरह से, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा जाइलम और फ्लोएम में इनसाइड कट होती है और आउटसाइड कट होती है। अगर ये इनसाइड कट हो रही है तो ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोडर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और अगर ये आउटसाइड कट हो रही है तो यहाँ पर एक वैक्सीलियर सुपरीन की फॉर्मेशन होती है, जो आगे चल के इनमें क्या बनाते हैं, इनमें बना लेते हैं कॉर्क टिश्यू या फिर फ्लेम की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद अब मज़ीद 3 फेनोमेना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हार्टवुड क्या होते हैं या सैपवुड क्या होते हैं, लेंटिकल्स किसे कहते हैं। हार्टवुड देखिए होता क्या है, अब हमने देखा कि जो सेकेंडरी टिश्यूज़ वगैरह हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जो पहले से मौजूद थे वो डेड भी होंगे, तो जो पेरेन्काइमा सेल जो डेड हो गए, ये जाइलम सेल की ब्लॉकेज हो गई इनकी डिवीजन की वजह से, और प्लांट का जो भी केमिकल सब्सटेंस है डेड था, मास डेड मास था, वो सारे कलेक्टिवली एक जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और उस जगह हम क्या कहते हैं, हार्टवुड कह रहे होते हैं। नेक्स्ट सैपवुड है। अब इन साइड तो हार्टवुड सारा प्लांट का डेड मटेरियल जो आप देखते हैं स्टेम के बीचों बीच रफ सा मास होता है या फिर नॉन लिविंग या डेड मास होता है, वो बेसिकली हार्टवुड ही होता है। अब उसके बाहर की लेयर लिविंग हमें नज़र आती है, सेल सारे ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे यंग सेल होते हैं या यूँ कह लें कि न्यू फॉर्म सेल होते हैं जो प्लांट की एक्टिविटी को टेक प्लेस करवा रहे होते हैं। लेंटिकल्स क्या होंगे, अब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और वेस्कुलर कैम्बियम इनकी फॉर्मेशन हो गई, अब टिश्यूज़ जो प्लांट के ना वेल अरेंज्ड मैनर में नहीं होते हैं। ये किस तरह से होते हैं कि टिश्यूज़ सारे जो कलेक्टिवली फॉर्म होते गए और दरमियान की इंटर सेलुलर स्पेसिस बनती चली गई। अब ये इंटर सेलुलर स्पेसिस यहीं से क्या होता है, प्लांट के जो स्टेम होती है बेसिकली वहाँ पर जो गैसेस हैं, वाटर्स हैं, इनकी एक्सचेंजिंग हो रही होती है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और जो गैसेस हैं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी के अंदर इन होगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, तो लेंटिकल्स के पॉइंट से हो रहे होते हैं। सिग्निफिकेंस की बात कर ली जाए कि अब ये सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फ़वाइद क्या है, कि इस तरह से करवाने के डिवीज़न करवाने के फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर प्लांट को जो मिनरल्स, वाटर या फूड की नीड होती है इसको फुलफ़िल किया जा रहा होता है, और इसके अलावा प्लांट को सपोर्ट मिलता है कि अब जाहिर सी बात है ओल्ड टिश्यूज़ रिप्लेस हो रहे हैं, उनकी जगह नए टिश्यू बन रहे हैं, या फिर प्लांट के सेंटर में इस तरह से डेड मासेस कलेक्ट होना शुरू हो गए हैं जो प्लांट को बीच से एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं इरेक्ट या सीधा खड़े होने में। देन इसके अंदर जो लास्ट है कि प्लांट अगर कट या वुंड्स लग जाते हैं कि जो कोई डैमेज आ गया प्लांट को, उसके ऊपर टिश्यू की लेयर आगे फॉर्म होना शुरू हो जाती है। जिस तरह हमारी एपिडर्मिस ब्रेक होती है तो उस पर एक नई टिश्यू की लेयर आ जाती है, तो वैसे इस लेयर को क्या कहते हैं, कैलस कहा जा रहा होता है। एक और चीज़ इसके जो फ़वाइद में शुमार की जाती है वो एनुअल रिंग है। रिंग वी नो डेट क्या होता है, वो सर्कुलर सा स्ट्रक्चर जिसको हम रिंग के नाम से जानते हैं। एनुअल रिंग होती क्या है दरअसल, अब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट में सेकेंडरी जाइलम है जो आगे चल के इनकी डेथ होने वाली है या फिर इनकी फॉर्मेशन होने वाली है, तो एक लाइक अ रिंग के तौर पर फॉर्म हो रहे होते हैं। अब ये रिंग बना रहे हैं, और ये रिंग किस तरह से बनती है, दो प्रोसेस में आके इनका काम कंप्लीट होता है, या यूँ कह लें कि 2 मेथड में आके इनका प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले स्प्रिंग या समर वुड है, इसमें लार्ज वेजल्स की फॉर्मेशन होती है, और जो विंटर या ऑटम की वुड होते हैं ये स्मॉल वेजल्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब एनुअल का मतलब क्या होता है कि हम उसको एनुअल इस तरह से देखते हैं कि हाफ 6 मंथ को ले लिया जाए और दूसरे हाफ 6 मंथ को कलेक्टिवली एनुअल कहा जा रहा होता है। जैसे यहाँ पर स्प्रिंग या समर वुड है और दूसरा विंटर या फिर ऑटम के वुड है। एक डिवीज़न हुई, दैन दूसरी डिवीज़न हुई, अब ये दोनों कलेक्टिवली डिवीजन्स क्या कहलाएंगे, एनुअल रिंग्स कहला रही होंगी। और इस रिंग का फ़वाइद क्या, एनुअल रिंग का फ़ायदा क्या होगा कि अब जो ओल्ड एरियाज़ होते थे पहले जिस पे कैलेंडर्स नहीं होता था कि प्लांट की एज को किस तरह फाइंड आउट किया जाए, तो वो प्लांट के स्टेम को कट करते थे एक छोटा सा मास, और उसके बाद उसके ईयर्स को प्रेडिक्ट कर सकते थे। और बहुत सी जगहों पे तो यूँ भी हुआ करता था, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता था तो उसके नाम से एक प्लांट को लगा दिया जाता था। अब जब पता करना था कितने एज का हो गया है, कितने साल का हो गया, तो उसको स्टेम को कट किया जाता था और रिंग्स को गिन लिया जाता था, समर ऑटम की मिलाकर वो एक रिंग बनती थी। इस तरह ओवरऑल एज के बारे में पता चल जाता था। तो ये ओवरऑल हमारे पास आज टॉपिक था सपोर्ट इन प्लांट का पार्ट 1, और कल हम इसके अंदर मूवमेंट इन प्लांट को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।